सो गुड इवनिंग टू ऑल जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज के दो प्रश्नों की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की शक्ति एवं उत्तरदायित्व न्यायपालिका में है। तो मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रश्न है। तो मौलिक अधिकारों की जो शक्ति है वो जुडिशरी के पास है उसको प्रिवेंट करने की। तो जुडिशरी हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जो मूल अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए जुडिशरी के पास पावर है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स द गारंटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस चीज को प्रोटेक्ट करता है, वहां पर लिखित रूप में कहता है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो दो बातें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और जुडिशरी के पास पावर भी है। तो दोनों को मिलाकर बात है। यहाँ पर देखना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या गलत है। तो चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं। तो अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 3 में है और आर्टिकल जो है उसका नंबर है 12 से लेकर 35 तक। तो पार्ट 3 में है और 12 से लेकर 35 में है। और हमने जो ये कॉपी किया है, जहाँ से हमने इसको लिया है, कॉपी कहना थोड़ा ऐसे लगता है कि हमने वहाँ से उठा लिया है, ऐसे कहा जा सकता है जहाँ से इंस्पायर हुए हैं। जहाँ से हम इंस्पायर हुए हैं वो है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स जो है यूएसए का है, लेकिन हमने इंस्पायर होके उससे बहुत एलैबोरेटेड तरीके से अपने जो फंडामेंटल राइट है उनको डिफाइन किया है। ऐसा विश्व के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। और अगर फर्दर देखें तो बिल ऑफ राइट्स खुद भी एक तरीके से मैग्ना कार्टा, जो 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा साइन किया गया था, वो पहला रिटन डॉक्यूमेंट है एक तरीके से जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। जो आज के समय में बात करें चल रहा है। प्राचीन भारत में क्या होता था क्या, जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे। तो मैग्ना कार्टा से लिया गया है। तो कई बार कहा जाता है कि जो भारत का फंडामेंटल राइट है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, भीमराव अंबेडकर जी ने उन्होंने कहा था जो आर्टिकल 32 है उसको उन्होंने कहा था कि यह जो है आर्टिकल ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस आर्टिकल को कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इवन हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों चीजें उन्होंने कही थी कि इसके बिना कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, अगर ये नहीं हो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए बहुत वहाँ पर कोशिश की गई कि जो फंडामेंटल राइट है उसको वहाँ पर संभाल कर रखा जाए। तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको अमेंडमेंट 44 जो 1978 में होती है उसके द्वारा निकाल कर उसको केवल लीगल राइट बना दिया गया। देखिए फंडामेंटल राइट के लिए क्या है, अलग प्रोविजन है, लीगल राइट के लिए अलग प्रोविजन है। फंडामेंटल राइट के लिए 32 नंबर आर्टिकल है जो खुद क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कि फंडामेंटल राइट को बचाना इस आर्टिकल की जिम्मेवारी है, इसको देखेंगे। लेकिन लीगल राइट के लिए इसके पास नहीं पहुंच सकते, आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते। अलग अलग तरीके से कानून की मदद ले सकते हैं लेकिन सीधा अपने राइट के तौर पर यहाँ पर नहीं जा सकते। तो इसको अब क्या किया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट एक कानूनी अधिकार है। जिस तरीके से वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट हमारा एक लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई कहे कि मूलभूत अधिकार है मेरा कि मुझे वोट देनी है, वो नहीं है, उसका एक लीगल राइट है। अगर आपको वोटिंग की कोई आज्ञा नहीं दी जाती, वोटिंग कार्ड नहीं बनाया जा सकता, तो हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं जाएंगे कि भाई हमारा वोटिंग कार्ड नहीं बना रहे। हम अलग कानून के दायरे से जो उस वक्त कानून कोई प्रावधान होगा उसके तहत जाएंगे। जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंतर्गत जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से लीगल राइट है प्रॉपर्टी का, फंडामेंटल राइट नहीं है। और इसको अब कर दिया गया आर्टिकल नंबर 300A और पार्ट 12 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में हो गया। अब चलते हैं दो जो हमारा मेन जो क्वेश्चन है उस पर रहेंगे, फंडामेंटल राइट को डिस्कस नहीं करेंगे। आर्टिकल 32 पर कि क्या जुडिशरी क्या कह रही है
और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, दोनों चीज़ों को देखेंगे। आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 32 को देखेंगे और थोड़ा सा आर्टिकल 226 के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कह रहा है। देखिए, मैं आर्टिकल इसलिए ले लेता हूँ कि थोड़ी ऑथेंटिसिटी बनती है और याद रह जाता है कि आर्टिकल में बात हो रही थी। तो आर्टिकल 13 जो है, ये हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है, ये यहीं से निकलता है। क्यों निकलता है? यहां पर कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट होगा विद और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो क्लियर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा जाना बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनेगा, कोई भी ऐसा लॉ बनेगा जो फंडामेंटल राइट के साथ मेल नहीं खाएगा और या उसको खराब करने की कोशिश करेगा, डिरोगेट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट तो है। पहले अगर इसमें देखें तो कोई भी ऐसा लॉ जो था, जो पहले से फोर्स में था तब तक, जब तक 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान फोर्स में नहीं आता है, उससे पहले जो भी ऐसा कानून था जो फंडामेंटल राइट के साथ मेल नहीं खा रहा था, वो सारा जो कानून था वो नल एंड वॉइड हो गया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, विद दिस प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी वी वॉइड, कि जितना वहाँ पर मेल नहीं करेगा उतना वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद वो प्रोविजन उस जो लॉ होगा उसका अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है कि जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों के फंडामेंटल राइट को ले सके, उसको कुछ अमेंड कर सके। किस तरीके से, कौन से राइट्स, जो इस पार्ट के द्वारा दिए गए हैं। अगर कोई भी ऐसा कानून बनेगा तो क्या किया जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा अगर वो इस प्रोविज़न के अगेंस्ट जा रहा होगा। यानी कि अगर राइट इक्वालिटी के अगेंस्ट कोई लॉ बन रहा है और उसका एक प्रोविज़न राइट ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो वाला प्रोविज़न वहाँ पर नहीं माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इस तरीके से इसमें और भी बहुत सारी बातें आएंगी, उसके अंदर भी सब क्लॉज है राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर कि किस तरीके से किसको किसको दिया जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ये है। तो जो भाव था कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जो हमारा प्रश्न था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, लॉ कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट आ सकता है, ये अभी तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये आ सकता है कि लॉ है क्या इसमें, क्या जो पार्लियामेंट में पास हो रहा है सिर्फ वही लॉ है? नहीं। यहाँ पर देखिए लॉ क्या क्या है। एक तो ऑर्डिनेंस है, कोई भी ऑर्डर है, कोई बाय लॉ है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है और यूजेज है। कस्टम यानी कि कोई रीति रिवाज चला आ रहा है, वो रीति रिवाज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लिखा गया, देखिए, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। एक ऐसा कस्टम है जो एक लॉ की तरह है, वो भी इसमें आएगा। तो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन यहाँ पर आती है। तो ये यहाँ से जुडिशियल रिव्यू की पावर आती है। लेकिन यहाँ पर देखिए चौथा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा केस है, बहुत फेमस है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल है 368, अगर वो कुछ भी करता है तो ये अप्लाई नहीं होगा। यही सारी लड़ाई थी जो अंत में जाकर केशवानंद भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 1973 में कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं मिटा सकते। तो यहाँ से इस आर्टिकल की वजह से वो इतनी लंबी लड़ाई चलती है और जाकर केशवानंद भारती का फैसला आता है। तो ये आर्टिकल 13 है जहाँ से जुडिशियल रिव्यू की सारी कहानी शुरू होती है। अब भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट तो लिखे ही गए हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि उन फंडामेंटल राइट को बचाया कैसे जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसी पार्ट में, ये भी नहीं कहीं और, तो खुद फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए जो प्रोविजन है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोर्ट में जाना, अपने फंडामेंटल राइट को बचाना खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल का मतलब कि सबसे पहले उसके पास पहुंचा जा सकता है। जब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात होती है, इसका मतलब उस कोर्ट के पास डायरेक्टली कोई पहुंच सकता है, तो वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। और यहाँ पर क्या है, रिट इशू करने की पावर है।
रिट यहाँ पर 5 तरीके की है, कौन सी वो देख लेते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो एक हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, लेकिन सिर्फ एक फर्क है कि हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो किसी और राइट्स के लिए भी यूज हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज हो सकता है। और एक यहाँ पर एक और पॉइंट है, देखिए चौथा जो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी राइट जो गारंटेड है बाय दिस आर्टिकल shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution। तो केवल आर्टिकल 359 के अंतर्गत जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तभी इस राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, आर्टिकल 32 को इटसेल्फ, नहीं तो इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, केवल आर्टिकल 359 के तहत। तो चलिए रिट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही ये सीरीज में बात कर रखी है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका पूरा डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। तो जो 5 है रिट उनको देख लेते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस इंग्लिश में है, परमादेश रिट मैंडामस, प्रतिषेध रिट प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेख रिट ऑफ सैरिटरी, अधिकार पृच्छा क्वे वारंटो। इनके मतलब क्या है बस जरा सा देखेंगे, बहुत इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि बॉडी लॉ, कि मेरे सामने व्यक्ति की बॉडी लॉ, किसी को डिटेन कर लिया गया है, अनलॉफुल डिटेंशन है, तो उसका लीगल मतलब है कि मुझे लाकर उसकी बॉडी दिखाओ, यानी कि मुझे दिखाओ। और उसके अलावा यहाँ पर किसी की प्रोटेक्शन के लिए, पर्सनल लिबर्टी के लिए ये रिट अप्लाई की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। तो किस लिए की जा सकती है? अनलॉफुल अरेस्ट हो या डिटेंशन हो। मैंडामस, मैंडामस का मतलब है परम आदेश, एक ऐसा आदेश दिया जाए अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम, अपनी ड्यूटी जो उसकी जुरिडिक्शन में है उसको पूरे तरीके से नहीं कर रहा। पब्लिक ऑफिशियल कोई भी हो सकता है, जो भी पब्लिक ऑफिशियल है उसको आदेश दिया जाएगा कि तुम अपनी पूरी ड्यूटी ढंग से करो। ड्यूटी का मतलब ये नहीं वो नौकरी पे नहीं जा रहा है, अपने जो उसको काम करना था वो किसी के राइट्स कन्फर नहीं कर रहा, उसको वो सर्विस नहीं दे रहा जो उसको देनी चाहिए थी। तो ये इसलिए है। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन इसलिए है कोई जुडिशियल बॉडी या क्वेजी जुडिशियल बॉडी, यानी कि जो ट्रिब्यूनल टाइप की चीज़ है, अगर वो कोई ऐसी चीज़ पर फैसला सुनाने जा रहे हैं जो उनकी जुरिडिक्शन में ही नहीं आता, उसके ऊपर वो फैसला देने जा रहे हैं, तो अग्रीव्ड जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है कि उनको रोका जाए, प्रोहिबिट किया जाए कि वो इस फैसले पर ना जाए। तो ये इसलिए यूज़ होती है। तो सैरिटरी क्या है? अब यहाँ पर मौका ही नहीं मिला, उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि भाई ये इनकी जुरिडिक्शन में था कि नहीं था, फिर वहाँ फैसला आ गया, तब वो जाएगा इस रिट के अंदर, सैरिटरी के अंदर, कि इन्होंने ऑर्डर दे दिया जो इनकी जुरिडिक्शन में नहीं था, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्वैश करेगी। अगर फंडामेंटल राइट के लिए बात हो रही है तो क्वे वारंटो, क्वे वारंटो है, क्वेश्चन मार्क है कि इस आदमी को बिना योग्यता के किस तरीके से इस पब्लिक ऑफिस पर बैठा दिया गया है, ये यहाँ पर बैठने के लायक नहीं है, इसको यहाँ से हटाओ, सेंटर से सवाल पूछा जाएगा, स्टेट से सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, रिट जो है ये फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बार बार बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और जो सारी पावर है उसको करने की वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिलकर फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की शक्ति और उत्तरदायित्व न्यायपालिका का है, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान में सुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पावर दी भी गई है और लिखा भी गया है, तो दोनों चीजें, तो बोथ 1 और 2 यहाँ पर ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भुगतान पास की सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विद द रेफरेंस टू द पेमेंट पास की सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक सर्विस है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, उसकी बात हो रही है भुगतान पास की। तो यह ग्राहकों को लेन देन प्रबंधन के लिए गैर ओटीपी आधारित समाधान प्रदान करेगा। तो इट विल प्रोवाइड द कस्टमर्स विद अ नॉन ओटीपी बेस्ड सोल्यूशन फॉर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो ओटीपी की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी, एक पॉइंट है। दूसरा, सेवा में प्रयुक्त टोकेनाइजेशन संवेदनशील वित्तीय जानकारी के उजागर होने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। टोकेनाइजेशन यूज्ड इन दिस सर्विस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सपोज्ड। तो एक तो टोकेनाइजेशन की बात होगी कि ये भी क्या चीज़ है,
इसको भी देखेंगे। यह सेवा उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट या चेहरे के स्कैन का उपयोग करता है। फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन को यूज़ करता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो OTP बेस्ड है कि नहीं है, या ये बायोमेट्रिक, यहाँ पर एक तरीके से शब्द है, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे ये बेस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं कि है क्या। सबसे पहले टोकनाइजेशन देख लेते हैं पासवर्ड की, तो उसके बाद वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो पेमेंट जो क्या है यहाँ पर, पेमेंट टोकनाइजेशन कैसे काम करती है। अब एक तरीके से यहाँ पर एक वर्चुअल आईडी जनरेट की जाएगी। वर्चुअल आईडी का मतलब कि जब हम किसी भी फॉर एग्जांपल जैसे मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया इंडिया में, वीज़ा ने अलग लॉन्च कर रखा है, काफ़ी सारों ने लॉन्च कर रखा है। इवन आधार कार्ड की भी एक टोकन जारी होता है। कई बार आधार कार्ड का आपको ओरिजिनल नंबर नहीं किसी को देना, तो आप साइट पर जाएंगे UID की, और वहाँ पर जाके एक टोकन नंबर लेंगे और उस व्यक्ति को देंगे कि ये मेरा आधार नंबर है, और वो आधार नंबर को डालेगा, वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और उसके बाद वो जो नंबर है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। क्योंकि अगर हम आधार कार्ड अपना ओरिजिनल नंबर दे रहे हैं, वो परमानेंट वो नंबर है जो आधार कार्ड का है, तो उससे बचने के लिए, फ्रॉड से बचाने के लिए एक नंबर अलग से दिया जाता है। सेम प्रोसेस है यहाँ पे टोकनाइजेशन में, जो ये पास की पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पर अगर देखें तो जैसे व्यक्ति है, कस्टमर है, ये अपने बैंक में क्या करेगा, इसके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर वहाँ पर फीड करेगा कि ये मेरा है, और पहली बार में क्या होगा, वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति है और इसका ये क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, ये हो गया। फिर वो बैंक के पास सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जब वो दोबारा उसको यूज़ करेगा ट्रांजैक्शन के लिए, ई-कॉमर्स में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कहीं पर भी पेमेंट कर रहा है, उसके लिए जब वो उसको यूज़ करेगा तो उसका बैंक उसको उसके उस जो मूल अकाउंट था, यहाँ पर अगर देखें तो ये ईश्वर बैंक है, जो यहाँ पर ये ओरिजिनल नंबर यहाँ पर उसका जाहिर नहीं होने देगा। किसको? मर्चेंट को। यानी कि जब ये व्यक्ति अपनी सर्विस लेने के लिए एंटर करेगा लॉगिन में, यहाँ पर एक अलग से टोकन नंबर जारी हो जाएगा। वो टोकन नंबर जाएगा सीधा बैंक के पास, बैंक उस टोकन नंबर को पहचान लेगा और बैंक आगे इस मर्चेंट को बता देगा कि हाँ पेमेंट आ गई। लेकिन ये टोकन नंबर ना क्रेडिट कार्ड का कोई नंबर होगा, ना डेबिट कार्ड का कोई नंबर होगा। इसलिए अगर कोई बीच में साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो ये सिर्फ इस नंबर को करेगा जो टेम्परेली एक बार बनाएगा। जिस तरीके से OTP है, वो OTP मोबाइल पे ना आकर यहाँ पर एक नंबर बनेगा। और दूसरा यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो पेमेंट पास की सिस्टम है वहाँ पर OTP भी नहीं आएगा, क्योंकि OTP में क्या है कि आपके सिम की किसी ने कॉपी कर ली, अपने फ़ोन में लगा लिया, या आपसे OTP ले लिया तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे की जाएगी, बायोमेट्रिक के द्वारा। तो एक तो ये फास्ट हो जाएगा, आपने अपनी ऐप खोली, आपने अपने चेहरे को देखा, ऑथेंटिकेट हो गया कि ये आप ही है। उसके बाद एक टोकन जनरेट हो जाएगा जिससे मर्चेंट को वो ट्रांजैक्शन चली जाएगी, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। OTP आने की वेट नहीं करनी पड़ेगी, OTP भरने की वेट नहीं करनी पड़ेगी, तो जो सुरक्षा है वो अलग से बढ़ जाएगी। तो ये सारा वो सिस्टम है ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके, तो इसलिए ये बनाया गया है। तो टोकनाइजेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल, एक वर्चुअल एक नंबर क्रिएट होगा, और यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन होगी, खास करके जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, उसमें बायोमेट्रिक को यूज़ किया जाएगा। तो भुगतान पास की सेवा, तो इट विल प्रोवाइड कस्टमर विद अ नॉन OTP बेस्ड सोल्यूशन फॉर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सर्विस। तो ये भी पॉइंट ठीक है, टोकनाइजेशन भी ठीक है। देखिए टोकनाइजेशन क्या होगा, सर्विस में क्या करेगा, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सपोज्ड। ये किसी को एक्सपोज ही नहीं होगी, बैंक के पास ही रह जाएगी, बस बीच में कहीं भी नहीं आएगी। कोई किसी भी नंबर को कैच करेगा तो उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इट यूजेस द फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन या ऑथेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गई हैं। तो ये थे आज के हमारे 2 प्रश्न। तो अपने जो देख रहे हो भाई, वो कोई कमेंट उसमें लिखो कि हाँ ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।